चांद अधूरा है सितारों के बिना, गुलशन अधूरा है फव्वारों के बिना, समुंदर अधूरा है किनारों के बिना और बायोलॉजी अधूरा है रंजन सिंघानिया के बिना। हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मस्ती में। आज जो हम करवाने वाले हैं, आज जो हम आप लोग को कंप्लीट कराएंगे, इसमें टॉप 40 वीवीआई क्वेश्चन होगा। टॉप 40 जो क्वेश्चन होंगे वो वीवीआई होंगे और यूनिट 1 का ये सारा क्वेश्चन होगा। यानी आज हम आप लोग को जो करवाने वाले हैं, इसमें टॉप आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, बैक स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि हम बायोलॉजी ऑरिजिन क्लास 12th बायोलॉजी रिप्रोडक्शंस का हम लोग 40 क्वेश्चंस आज रिवीजन करवाएंगे और टोटल क्वेश्चंस को हम बाई एक एक करके देखने का काम करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे और एक एक क्वेश्चंस को हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज बिना समय को देते हुए, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बैक स्क्रीन पे दिख रहा है। बैक स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन है, एंटमोफिली में पराग किसके द्वारा होता है। यानी क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे, क्या कह रहा है। यानी एंटमोफिली में परागन जो होगा, पॉलिनेशन जो होगा, वो किसके द्वारा होगा। तो एंटमोफिली कहने का मतलब कि कीट के द्वारा जो परागन होता है, कीट के द्वारा जो परागन होता है उसे हम लोग एंटमोफिली कहते हैं। यानी कीट के द्वारा परागन को एंटमोफिली कहेंगे। जल के द्वारा अगर परागन होगा तो उसे हाइड्रोफिली कहेंगे। टर्म याद रखेंगे, जल के द्वारा परागन होगा तो उसे हाइड्रोफिली कहेंगे, कीट के द्वारा परागन होगा तो उसे एंटमोफिली कहेंगे और वायु के द्वारा अगर परागन होगा तो उसे एनिमोफिली कहेंगे और जानवर के द्वारा अगर परागन होगा तो उसे जूफिली कहेंगे। और भी परागन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम यहां पे अगर पूछ रहा है कि एंटमोफिली किससे संबंधित है, कीट से, यानी कीट एंटमोफिली में पराग किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा कीट द्वारा। यानी कीट द्वारा जो परागन होगा उसे एंटमोफिली कहेंगे। जरा मार्कर को ले लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। यानी हम कीट द्वारा जो परागन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कीट द्वारा जो परागन होगा उसे एंटमोफिली कहेंगे। यानी आंसर कौन सा सही है, आंसर आपका बी सही है, क्योंकि वायु द्वारा जो परागन होता है उसे एनिमोफिली कहते हैं। तो ये आंसर आपका गलत होगा। जल द्वारा परागन जो होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिली, ये भी गलत आंसर है। जानवर द्वारा जो परागन होगा उसे कहेंगे जूफिली। यानी ये चारों में आपका बी जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नर युग्मक जिसको मेल गैमेट कहते हैं, ये अंडाणु केंद्रक के साथ जब संलयन करता है, जब संयोजन करता है तो उसे क्या कहते हैं। यानी नर युग्मक और अंडाणु, अंडाणु कैसा युग्मक है, मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक आपको पता है कि नर युग्मक जैसे मेल में होता है शुक्राणु को बोलते हैं और मादा में अंडाणु को बोला जाता है। इसी तरह से पौधों में भी होता है। तो कह रहा है कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ जब कंबाइन करता है तो क्या बोलते हैं, इसे साइगेमी कहते हैं। और जब जायगोट बन जाएगा तो इसे निषेचन भी कहेंगे। जब जायगोट बन जाएगा तो इसे निषेचन भी कहेंगे। यानी इस सवाल को अगर देखा जाए तो इसमें साइगेमी और निषेचन दोनों ऑप्शन सही है और इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो इसका डी जो आंसर होगा ये सही होगा। यानी डी इज द राइट आंसर। नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिलना साइगेमी कहलाता है और जायगोट का बनना निषेचन कहलाता है। तो यहां पे साइगेमी और निषेचन ये दोनों आंसर सही होगा। यानी आपका जो आंसर होगा ये कौन सा होगा, तो ये आंसर आपका डी होगा, ए और बी दोनों। चलिए, तो दो का आंसर डी, यानी डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपके बैक स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन फिर से दिखाई दे रहा है। यानी देखेंगे ध्यान से इसे, इसको हम ध्यान से देखेंगे।
आवर्त बीजी में भ्रूण पोष होता है। दोहरा निषेचन आपने पढ़ा था, और दोहरा निषेचन में जो भ्रूण पोष होता है वो 3N होता है, क्योंकि जब डबल फर्टिलाइजेशन किया था उसमें 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ था। एक बार अंड कोशिका के साथ परागकण का पहला नरयुग्मक संलयन किया, और दूसरा जो संलयन किया था वो द्वितीय केंद्रक के साथ किया था। तो द्वितीय केंद्रक क्या था? द्वितीय केंद्रक था 2N, और एकरा में मिल गया परागकण का नरयुग्मक एक N, तो 2N प्लस N बराबर क्या हो जाएगा? 3N। यानी भ्रूण पोष जो होगा वो क्या होगा? त्रिगुणित होगा। त्रिगुणित का मतलब मेरे लल्ला क्या? 3N। यानी इसका राइट आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। यानी जो भ्रूण पोष होता है, याद रखेंगे, जो भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है? 2N की 3N, 3N याद रखना। भ्रूण पोष कैसा? 3N। क्या होगा? 3N। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके पास अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, चलिए ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। ये थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया भैया, सिस्टम को सही करना पड़ेगा। बिना सिस्टम सही किए हुए क्लास सही से नहीं चल पाएगा। लेकिन आज भर जरा देख लेते हैं और बताते हैं। माइक्रोपाइल जिसको कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल किसमें पाया जाता है? बहुत बड़ा सवाल है। बच्चे अक्सर जो आज मैं क्वेश्चन जो 40 करवा रहा हूं वो थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना? तो देखिएगा, माइक्रोपाइल बीजांड द्वार जो होता है ये आपका ओव्यूल, माइक्रोपाइल सॉरी बीजांड द्वार नहीं, माइक्रोपाइल को बीजांड द्वार, ये हमारा बीजांड है और इसको माइक्रोपाइल को बीजांड द्वार कहेंगे। तो बीजांड में होता है, ओव्यूल में माइक्रोपाइल होता है, और जब निषेचन के बाद यही बीजांड 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 आगे जब बड़ा होता है तो क्या बनाता है मेरे लल्ला? बताओ ना, क्या बनाता है? तो बीज बनाता है। बीजांड जब विकसित होगा तो क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। तो बीज निषेचन के बाद इसमें भी माइक्रोपाइल रह जाता है, यानी बीज में भी बीजांड द्वार होगा और बीजांड में भी बीजांड द्वार होगा। यानी यहां पे देखिए, आप समझने का प्रयास करेंगे कि बीजांड द्वार, बीजांड द्वार को अंग्रेजी में माइक्रोपाइल कहते हैं। अब माइक्रोपाइल किस में होता है? तो ओव्यूल में होता है। और किस में होता है? बीज में होता है। क्योंकि बीजांड जब विकसित होता है तो क्या बनाता है? बीजांड जब विकसित होता है तो बीज बनाता है। तो बीज में भी निषेचन के बाद भी माइक्रोपाइल होगा और बीजांड में, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द क्या? राइट आंसर। आपने पढ़ा होगा तो 4 का जो आंसर होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे आप अपने स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मादा गैमेटोफाइट दर्शाता है। तो मादा गैमेटोफाइट जो होता है, मेल फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल को। ये तो ऐसे ही छट रहा है भैया। मेगा स्पोर मदर सेल जो है ये आपका मादा गैमेटोफाइट है, यानी 5 का सी। इस क्वेश्चन को रट जाएंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है मादा गैमेटोफाइट दर्शाता है, तो मादा गैमेटोफाइट यानी फीमेल की बात कर रहा है। मेगा स्पोर मदर सेल आपने पढ़ा होगा सेकेंड लेसन में, पुष्पी पाथों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये चीजों को डिस्कस किया होगा। और आगे हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन जो होगा आपको, हम फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस क्वेश्चन 6 को हम देखने का प्रयास करेंगे। यानी ये आपका जो क्वेश्चन 6 है ये हम थोड़ा सा नीचे करते हैं और देखेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 6, हाँ, पराग कोश क्या दर्शाता है? तो पराग कोश में परागकण होता है, ये नर स्पोरोफिल दर्शाता है। क्या दर्शाएगा? नर स्पोरोफिल। यानी 6 का कौन सा आंसर होगा? सी। 6 का आंसर होगा सी। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, आगे तुरंत फटाफट बढ़ेंगे। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन तो इतना बार एग्जाम में पूछा है ना, दिमाग खराब कर दिया है। विकासशील परागकणों को पोषण देता है। परागकण, ये गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग में एक्चुअली मिस्टेक हुआ है। परागकणों को पोषण प्रदान करता है। तो विकासशील परागकणों को जो पोषण प्रदान करने का जो काम करता है, जो विकासशील परागकण होते हैं उसको पोषण जो प्रदान करता है वो कौन करता है? तो टेपिटम एक परत होती है, आंतरिक परत होती है, आपने पढ़ा होगा। तो टेपिटम जो है ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। यानी 7 का जो आंसर होगा वो ए होगा।
7 का आंसर क्या होगा? ए होगा। अरे बताना क्या होगा? ए होगा। तो 7 का आंसर क्या होगा? ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा नीचे करते हैं। ये तो थोड़ा सिस्टम में भी खराबी आ गया है भैया, तो हो नहीं पा रहा है, परेशान हो चुके हैं, हमारा टीम भी परेशान हो चुका है और हम भी परेशान हो चुके हैं। चलिए, परागकण के पराग नलिका प्रदर्शित, देखिए हिंदी की कुछ टाइपिंग जो है, वो जो पीपीटी बनाने वाले थे थोड़े मिस्टेक किए हैं, तो उसको चेकअप एक बार नहीं किया गया। चलिए उसको मेरा समझ लीजिएगा। परागकण के पराग नलिका प्रदर्शित करता है। तो परागकण के पराग जो नलिका होता है, यानी ये नर स्पोर क्या बोलेंगे इससे? नर स्पोरोफाइट बोलेंगे। नर स्पोरोफाइट, पराग नलिका जो है ये नर स्पोरोफाइट दर्शाता है। और परागकण जो दर्शाता है, परागकण नर गैमेटोफाइट दर्शाता है। यानी 8 का आंसर होगा कौन सा? ए। 8 का आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वायु परागन। तो यहाँ पे बैलिसनेरिया, हाइड्रिला, साल्विया, ये बैलिसनेरिया में आपको जल द्वारा होता है, हाइड्रिला में जल द्वारा जोस्टेरा, साल्विया में आपको ये देखिए सबसे साफ जो दिख रहा है कोकोनट, नारियल। नारियल में जो परागन होता है ये हवा द्वारा होता है, वायु द्वारा। तो नारियल में परागन किसके द्वारा होगा बाबू? वायु द्वारा। वायु द्वारा नारियल में परागन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, चलिए कह रहा है किसी डाइथेसियस परागकोश में होते हैं। तो देखिए डाइथेसियस परागकोश में आपने पढ़ा होगा परागकोश का संरचना, तो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। कितना होता है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी 10 का जो आंसर होगा वो ए होगा। 10 का आंसर क्या होगा? ए। यानी किसी डाइथेसियस परागकोश में होता है कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 होंगे, क्योंकि एक तरफ 2 और एक तरफ 2। आपने पढ़ा होगा उसका संरचना, तो आपको पता होगा कि आप एपिटम जो अंदर परत होती है उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया उपस्थित होते हैं। तो चलिए डाइथेसियस परागकोश में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं? तो 4। इसका आंसर याद रखेंगे, 4 इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। कह रहा है, ये आपने पढ़ा होगा भी, ये आपने पढ़ा भी होगा, ध्यान से देखेंगे। एक नर युग्मक का 2 ध्रुव केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संलयन, क्वेश्चन एक्चुअली नहीं है, ये ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिसलयन, त्रिसलयन, इतना टाइपिंग में गलत किया है। त्रिसलयन 3n होगा। यानी त्रिसलयन कब होगा? एक नर युग्मक मिलेगा। किसका नर युग्मक? परागकण का। परागकण का क्या मिलेगा बाबू? नर युग्मक। अब परागकण का नर युग्मक क्या होगा? n होगा। और ये 2 ध्रुवीय केंद्रक यानी द्वितीय केंद्रक मिलेगा। तो द्वितीय केंद्रक मिलेगा तो क्या हो जाएगा? 2n, 2n प्लस n बराबर 3n। यानी होगा एक नर युग्मक और 2 ध्रुवीय केंद्रक के साथ एम्ब्रियो सैक में संलयन, यानी संलयन। ये आपका यहीं से आंसर आपका सही निकल के छट जा रहा है। तो 11 का आंसर होगा कौन सा? ए। 11 का आंसर होगा आपका ए। चलिए अब बहुत इजी क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी है, बहुत बार आपने पढ़ा भी है, बहुत बार इसको आपने याद भी किया है, या इसका पूरा लेक्चर आपने पढ़ा। गर्भाशय, एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। गर्भाशय संबंधित है, नर से तो है नहीं, पादप से तो है नहीं, तो है किससे भैया? मादा से है। तो इसका आंसर होगा कौन सा? मादा, स्त्री या जनन तंत्र से। मादा या स्त्री दोनों सेम होता है, जनन तंत्र से। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एकदम ध्यान से आराम आराम से क्वेश्चन को आगे देखते चले जाएंगे और इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज नहीं, आज ज्यादा नहीं, आप लोग को 20 क्वेश्चन और कल हम आप लोग को 20 क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगला हम देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है, किसी स्त्री में मासिक चक्र का बंद होना, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है 45 से 50 के बाद, मैंने पढ़ाया भी था कि 45 से 50 के बाद मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो खत्म हो जाती है, और इस कंडीशन को मेनोपाउज कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनोपाउज। मेनोपाउज यानी कहने का मतलब इसको रजनोवृत्ति कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? रजनोवृत्ति। क्या कहा जाता है? रजनोवृत्ति। तो सबसे पहले
किसी स्त्रियों में मासिक चक्र का बंद होना मेनोपाउज कहलाता है। मेनार्क जो स्टार्ट होता है या स्टार्ट होता है उसे हम मेनार्क कहते हैं, खत्म होता है उसे मेनोपाउज कहते हैं। 13 का जो आंसर होगा वो कौन होगा? बी होगा। बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बैक करेंगे और यहां से हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, करा जन्म के बाद माता से प्रथम जो दूध स्त्रावन को कोई भी फीमेल, जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जन्म देने के बाद जो दूध का निर्माण होता है प्रारंभिक कुछ दिन तक, उसे कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं। और देहाती भाषा में फेनुस बोल देते हैं, नहीं तो देहाती भाषा में उसको फेनुस कहते हैं। ये बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है, ये बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। ये जो कोलोस्ट्रम जिसे हम लोग कहते हैं क्या? खीस हिंदी में, और देहाती लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फेनुस। अरे बाबू, एकरा में कौची होता है? सबसे जो इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज होता है बच्चों के लिए, सबसे जो ज्यादा फायदेमंद होता है इस कोलोस्ट्रम में जो पाया जाता है वो IgA होता है। IgA ये तो होता नहीं है, ये भी होता नहीं, ये थोड़ा होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो क्या होता है? IgA। तो IgA इज द राइट आंसर। IgA इज द राइट आंसर, यानी 14 का आंसर होगा कौन सा? ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। अंडाशय के नजदीक का फैलोपियन ट्यूब, मादा में 2 अंडाशय होते हैं, उसके नजदीक वाला जो फैलोपियन ट्यूब है उसे हम लोग कीप कहते हैं। क्या कहते हैं? कीप। डायग्राम को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कीप जिसे इनफंडिब्यूलम कहा जाता है। तो अंडाशय जो है इसके बगल में आपको देखिएगा झलरी जैसा लगा हुआ रहता है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन नली। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे इनफंडिब्यूलम कहते हैं या कीप कहते हैं हिंदी में। तो चलिए बताइए, अंडाशय के नजदीक फैलोपियन ट्यूब का भाग को क्या कहते हैं? इनफंडिब्यूलम। आंसर कौन सा होगा? 15 का बी। बी इज द क्या? राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, यानी आपका आंसर कौन सा होगा? बोलो ना, कौन सा होगा? बी होगा ना? हाँ, बी होगा। चलिए, बी होगा। बहुत अच्छा जवाब आप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न जरा ध्यान से देखेंगे। अच्छा। अंडोसर्जन पढ़े हैं कितना बार? मैं लेसन 3 में पढ़ाया हूं। अंडोसर्जन में कौन हार्मोन मदद करता है? LH। LH जो हार्मोन है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये मासिक के 14वें दिन इसका लेवल बहुत हाई हो जाता है हार्मोन का। इसको LH को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म पता है? LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो LH का अंडोसर्जन में जो हार्मोन मदद करता है उसका नाम है LH। क्या बोलेंगे? LH। LH जो है जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ये अंडोसर्जन में मदद करता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रोस्टेट कैंसर जो मेल में होता है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम जो क्लिनिकल जांच के लिए किया जाता है, उसमें हम लोग प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो हम एक क्या करते हैं? एंजाइम का उपयोग करते हैं टेस्ट करने के लिए। तो उसको एंजाइम को कहते हैं अम्लीय फॉस्फेटेज। अम्लीय फॉस्फेटेज, जैसे एमाइलेज का उपयोग हल्का मात्रा में इसमें भी किया जाता है, लेकिन इसके साथ एक और केमिकल का इस्तेमाल मिलाने का काम करते हैं। तो जनरली ये आंसर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? डी होगा, अम्लीय फॉस्फेटेज, यानी 17 का डी। 17 का कौन सा आंसर होगा बाबू? डी होगा। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है कि विकसित शुक्राणु को पोषण देता है। तो यहाँ पर शुक्राणु को पोषण नहीं है, क्वेश्चन ही गलत थोड़ा सा लग रहा है। यहाँ पे ये तो होगा नहीं। ये सर्टोली कोशिका जिसको बोलते हैं, ये जर्म कोशिका को पोषण देता है। जर्म कोशिका को पोषण देता है। तो सर्टोली कोशिका और कौन? जर्म कोशिका। ये 2 तरह की कोशिकाएं होती है वृषण में। तो ये सर्टोली कोशिका क्या कहता है? जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करता है। और जर्म कोशिका क्या करता है? शुक्राणु बनने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका आंसर होगा सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो है
ये क्या करता है, जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करता है, पोषण देने का काम करता है। चलिए 18 का जो आंसर होगा वो मेरे लल्ला डी होगा। क्या होगा रे, डी होगा। अरे बोलो ना क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। यानी सर्टोली सेल इज द राइट आंसर। सर्टोली सेल इज द राइट आंसर। जर्म कोशिका को क्या देगा, पोषण देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे चलिए थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं और इसको हम मिटा देते हैं। कह रहा है मनुष्य में शुक्राणु का संग्रह एवं पोषण किससे होता है। तो देखिए शुक्राणु का संग्रह जो होता है ये होता है इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस में होता है। कहाँ होता है, इपीडीडाइमिस, यानी यहीं पे शुक्राणु स्टोर होगा। यहीं पे शुक्राणु क्या होगा, स्टोर होने का काम करता है। चलिए तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आज रहने देंगे मात्र 20 क्वेश्चन को, क्योंकि आज बहुत हो रही है दिक्कत। कैमरे की भी क्वालिटी बार बार ये जो हो रहा है, कभी अच्छी क्वालिटी कभी खराब क्वालिटी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम समस्याएं क्रिएट हो रही है। इस समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास जल्द करेंगे। तब तक हम क्वेश्चन नंबर 20 को लास्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, अंडे जिसको अंडाणु कहते हैं, जिसको फीमेल गैमेट मादा युग्मक कहते हैं, ये अंडाणु का जीवन काल याद रखिएगा। अंडाणु का भी जीवन काल 24 घंटा लगभग होता है और शुक्राणु का भी जीवन काल लगभग 24 घंटा होता है। चलिए तो अंडाणु का जीवन काल यहाँ पे कितना होगा, अंडाणु का जीवन काल कितना होगा, 24 घंटा। और शुक्राणु का भी जीवन काल कितना होता है, 24 घंटा। याद रखिएगा अंडाणु का भी जीवन काल होता है 24 घंटा और शुक्राणु का भी जीवन काल होता है 24 घंटा। अब बात आती है कि ये तो आपको पता है कि जो अंडे होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, ये अचल होते हैं। अचल मतलब क्या बाबू, अचल मतलब ये चल नहीं सकता है। अचल का मतलब क्या, चल नहीं सकता है। और शुक्राणु के पास अगर देखा जाए तो शुक्राणु चल होता है। याद रखिएगा शुक्राणु जो होता है वो मोटाइल होता है, उसमें चलने की क्षमता होती है, खुद चल सकता है। वही अंडाणु की बात करते हैं तो अंडाणु खुद चल नहीं सकता है, इसके पास चलने की क्षमता नहीं होती है। ये खुद फैलोपियन नली में नहीं जाता है, वहां पे फैलोपियन नली में पहले तो वहां से क्या करता है, कीप के पास झालर लगे हुए थे, झलरी, उसको कैच करता है और कैच करने के बाद उसको फैलोपियन नली में एक एपिथेलियम टिश्यू के माध्यम से क्या करता है, उसको अंदर ले जाने का काम करता है। लेकिन तो याद रखिएगा अंडे का जो जीवन काल होता है वो 24 घंटा होता है, शुक्राणु का भी जो जीवन काल होता है वो 24 घंटा होता है। शुक्राणु जो होता है वो चल होता है, ये खुद चल सकता है। अंडाणु अचल होता है, ये खुद नहीं चल सकता है। चल को अंग्रेजी में मोटाइल कहते हैं और अचल को अंग्रेजी में नॉन मोटाइल कहते हैं। चल ऐसे समझ लीजिएगा कि मेल जो होता है ना उसके नखरे कम होते हैं। नहीं देखिएगा मेल लोग जो होते हैं उसके नखरे कम होते हैं, वो खुद शादी विवाह जब होती है तो दूल्हा लोग देखिएगा एकदम आराम से अपने आप चल, दुल्हन लोग को पकड़ के नहीं तो पीछे से वो रस्सी बांध लेता है, नहीं अब पकड़ के आजा आजा मेरे, है ना, तो पीछे से खींचले चलेगा। समझ रहे हो ना, चलना जानती है, जबकि फीमेल को चलना आता है अच्छे तरीके से, वो जानती है कि हम चल लेंगे, लेकिन नहीं मैं गिर जाऊंगी, मैं नहीं चल पाऊंगी, हे। नहीं, तो इस तरह की एक्शन महिलाओं में होते हैं। लेकिन जबकि महिलाएं चल, तो इसमें समझ लीजिएगा कि सबसे ज्यादा नखरे कौन दिखाता है, मादा। तो मादा कौन है, मादा युग्मक अंडा। अंडाणु क्या होगा, अचल। नखरे कम कौन दिखाता है, नर। नर क्या होगा, शुक्राणु। तो शुक्राणु चल होता है, अंडाणु अचल होता है। शुक्राणु का जीवन काल 24 घंटा होता है, अंडाणु का जीवन काल 24 घंटा होता है। चलिए 20 के आंसर क्या होंगे, सी। तो आज मेरे लल्ला इतना ही रहने देंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आज कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि दिक्कत आ रही है, समस्याएं आ रही है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। वीडियो रिकॉर्ड करने में भी दिक्कत, लाइव क्लास में तो दिक्कत हो ही रहा था, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करने में भी दिक्कत आ रही है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस को एक बार रिवीजन देख लेंगे कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया या नहीं हो गया। तब तक हम फिर से अगले दिन आपको मिलेंगे और बीच में एक प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड हुआ नहीं है। और मेरी तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं
आपको अगले क्लास में, तब तक आपसे लेते हैं विदा। और तब तक के लिए आप सभी को हमारा जो वीडियो जो देखे होंगे या जिनको वीडियो अच्छा लगा होगा, जिनको लगा होगा कि नहीं इस 20 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट करवाया पूरी तरह से सीख लिया, तो आप लोग मेरे चैनल पे जरा जा करके लाइक वाला जो बटन है वो क्लिक कर दीजिएगा। और मिलते हैं तब तक अगले क्लास में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।